हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू किए हुए होंगे। कल वीडियो मिसिंग थी, कुछ इशू थी, ठीक है, कुछ टेक्निकल भी थी, कुछ हेल्थ इशू भी आ गए थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो कल जो हम लोग क्या देखे थे, कल मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देती हूँ। कल हम लोग देखे थे मध्य भारत में झारखंड की क्या स्थिति थी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश। अब देखें, झारखंड जिस तरह से विभिन्न जनजाति और गैर जनजाति के इस तरह यहाँ पे आते गए और भिन्न भिन्न क्या हुआ, स्वतंत्र भू राजनीतिक सीमाओं में अपने अपने शासन तंत्र स्थापित किया। ठीक है, और यहाँ के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है इन चारों वंश का। देखिए, मुख्य तौर पर ये राजवंश जो है, क्षेत्रीय राजवंश, इन्हें चार कैटेगराइज में यानी चार तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, यानी कि उनको विभाजित किया गया चार भागों में। झारखंड का मुंडा राज्य, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, क्या इसके अलावे भी कोई क्षेत्रीय राजवंश मौजूद थे क्या उस समय झारखंड में? तो बिल्कुल थे। कौन कौन से थे? तो आपकी थी इन चारों के अलावा भी, 1 2 3 4 के अलावा भी एक थी मानभूम, रामगढ़ राज्य, एक थी खड़गडीहा और ढालभूम। ठीक है, इतनी यहाँ राजवंश यहाँ पे रूल कर चुकी है। और मानभूम का पुराना नाम, नया नाम क्या है? तो इसी का नाम बाद में परिवर्तित होकर क्या हुआ? धनबाद हुआ। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े। देखिए देखिए दोस्तों, ये अभी आप लोग का कौन सा क्लास है? तो ये अभी आप लोग का थ्योरी क्लास है। ठीक है, मानते हैं कि अभी बहुत सारी रेलवेज के एग्जामिनेशन है, तो आप लोग उनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग एक एक घंटा रात को टाइम दीजिए और झारखंड को भी पढ़िए, ताकि आपका जो झारखंड में जब एग्ज़ाम होगी उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये अभी मैं थ्योरी करवा रही हूँ। इसके बाद हम लोग करेंगे MCQ सीरीज, जिनमें आपका MCQs के थ्रू सारा करा जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड। तो आइए इसी सीरीज में आज हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक में देखिए, मुंडा राज और छोटा नागपुर खासकर नागवंश, बस आज हम लोग यही दोनों तक देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, बाकी वीडियो के अगर ज़्यादा बड़ी हो गई तो पलामू का बड़ी हो गई तो यहाँ तक छोड़ देंगे, अगर मीडियम में रही तो पलामू का रक्सेल वंश भी लेकर के चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। झारखंड का मुंडा राज। देखिए, झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत यानी कि आजमगढ़ की ओर से हुआ है। यानी कि देखिए, मुंडा एक ऐसी जनजाति है, सर्वाधिक प्रभावशाली थे। झारखंड के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य निर्माण का जो सूत्रधार माने जाते हैं, इनका जो यहाँ का राज्य का जो निर्माण करने का श्रेय जिनको जाता है वो कौन है? तो मुंडा जनजाति है। और मुंडा राज जो है वो उत्तर वैदिक काल से मौर्योत्तर काल तक माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, कहाँ से कहाँ ये आए थे? मध्य भारत। मान के चलिए ये आपका इंडिया है, ये ईस्ट रीजन हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये जो पार्ट आता है ये मिडिल आता है। ठीक है, ठीक, देखिए, मध्य भारत आजमगढ़ की ओर से हुआ। आजमगढ़ से ये कहाँ आए? हरदी नगर।
उसके बाद में पिपरागढ़, देन रोहतासगढ़, देन इन लोगों का झारखंड में आगमन हुआ। रोहतासगढ़ में इस समय खरवारों का शासन था, यानी कि जब ये लोग रोहतासगढ़ आए उस समय यहाँ पे किस जनजाति का शासन रूल था, तो वो था खरवार का, जिसने संघर्ष में पराजित होने के बाद मुंडाओं का आगमन झारखंड की ओर हुआ। यानी कि ये लोग जब आ रहे थे इस रास्ते में रोहतासगढ़ पड़ा, ठीक है। रोहतासगढ़ में उस समय किनका रूलिंग था, तो वो था खरवारों का। खरवार और मुंडाओं में मतलब संघर्ष होता है, और जिनमें पराजित होने के बाद मुंडाओं का जो आगमन, मुंडाओ जीतते हैं, तो मुंडा वो लोग कहाँ आते हैं, तो वो झारखंड की ओर आ जाते हैं। शरद चंद्र राय के अनुसार झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। किनके अनुसार, तो ये शरद चंद्र राय के अनुसार 600 ईसा पूर्व में। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इनको यहाँ पे राज्य का निर्माण का सूत्रधार माना जाता है, ठीक। निर्माण प्रक्रिया में प्रारंभ की रीता मुंडा या ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। यानी कि किनके साथ आए थे ये मुंडा जनजाति के लोग, तो ये ऋषा मुंडा, ठीक है। और ऋषा मुंडा ही सर्वप्रथम क्या किए, झारखंड निर्माण का प्रक्रिया का शुरुआत करते हैं। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नवस्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नागखंड पड़ा, ठीक है। देखिए ऋषा मुंडा यहाँ से मतलब मुंडाओं को लेकर के आए, लगभग 1000 के समथिंग में थे, और ये क्या किए, खड़गडिहा में सबसे पहले ये क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। किनसे, खरवारों से। खरवारों पे विजय प्राप्त करने के बाद ये कहाँ आते हैं, तो ये झारखंड में आते हैं। और शरद चंद्र राय के अनुसार ये कब आते हैं, तो 600 ईसा पूर्व में आते हैं। और ये झारखंड की प्रथम ऐसी जनजाति है ना। सर्वप्रथम राज्य निर्माण का श्रेय किनको जाता है, तो वो मुंडाओं को जाता है, और ऋषा मुंडा को ही झारखंड निर्माण करने का श्रेय माना जाता है। और ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को, सुतिया पाहन, ये खुद ना बन करके सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासन नियुक्त करते हैं। और इस नव स्थापित राज्य को, यानी कि झारखंड राज्य का ये लोग जो बनाता है इसको इतना मेहनत से, इनका नामकरण क्या करता है, तो सुतिया पाहन के नाम पर इसका नाम क्या करता है, तो सुतिया नागखंड पड़ता है। और सुतिया नागखंड की राजधानी कहाँ है, तो सुतियाम्बे में है, जो कि वर्तमान कहाँ पर स्थित है, तो रांची जिले के पिठोरिया में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये रांची जिले के पिठोरिया में। सुतिया नागखंड राज्य, इस राज्य को सुतिया पाहन के 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया गया। अब देखिए ये लोग यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऋषा मुंडा क्या किए, खुद ना बन करके मतलब यहाँ का शासक नियुक्त किनको करते हैं, सुतिया पाहन जी को करते हैं। और सुतिया पाहन जी को करने के बाद इस यहाँ पर इन्होंने इतनी मेहनत से इस राज्य को बनाया था, तो इस नवस्थापित राज्य का नाम क्या करते हैं, सुतिया पाहन के सम्मान में इसका नाम करते हैं सुतिया नागखंड। और सुतिया नागखंड की जो राजधानी है वो कहाँ हो गई, तो वो हो गई आपकी सुतियाम्बे, जो कि कहाँ है, वर्तमान में रांची जिला के पिठोरिया में स्थित है। और सुतिया नागखंड का जो मतलब राज्य था वो कितने गढ़ों में या परगनों में विभक्त था, तो वो 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त था। यहाँ देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग बना हुआ है, तो उसे देख लेते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। राज्य निर्माण की प्रक्रिया रीता मुंडा या ऋषा मुंडा ने शुरुआत की थी। इनका नाम जो है ना काफ़ी मतलब जगह जगह में अलग देखा जाता है, कहीं रीता, कहीं ऋषा, तो कहीं ऋचा। तो ये क्या है, ऋषा या ऋषा मुंडा, ठीक है। पहला मुंडा राजा कौन बने, तो ये सुतिया पाहन। इनकी प्रथम राजधानी कौन बनी, तो सुतियाम्बे। इनका अंतिम मुंडा राजा कौन बने, तो ये मदरा मुंडा। देखिए ये VVI है, समझे ना, इनको आप याद कर ही लीजिएगा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपकी, एटलीस्ट JPSC में भी पूछा जाता है ये, तो ठीक है। देखिए पहले हम लोग इसका 7 गढ़ देखते हैं, क्या क्या था, 7 + 21 यानी कि 28, है ना। ये क्या था, ये गढ़ था, ये क्या था, परगना था, ठीक है। देखते हैं 7 गढ़ का नाम हम लोग देखते हैं। पहला था आपका लोहागढ़,
पहला कौन सा था? लोहागढ़, जो कि इसका नया नाम क्या है? लोहरदगा। दूसरा है पालूनगढ़, ठीक है, जिसका नया नाम क्या है? पलामू। तीसरा है हजारीबाग, ये अपरिवर्तित है, इसका नाम हजारीबाग ही है। चौथा है आपका सिंहगढ़, जिसका नया नाम क्या पड़ा बाद में परिवर्तित होकर के? तो सिंहभूम। पांचवा है मानभूम, मानगढ़, उसका नया नाम क्या पड़ा? मानभूम। और छठा है सुरगुमगढ़, है ना, जिनका नया नाम क्या पड़ा? सुरगुज्जा। और सातवां क्या है? कैसलगढ़, जिनका नाम है कैसलगढ़ ही पड़ा, ठीक है। ये यानी कि ये आपका 7 गढ़ है। इतना उम्मीद नहीं करती हूँ कि झारखंड में इतना डिटेल पूछा जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ये पूछ ले तो आप लोग इससे भटकिएगा नहीं। ये नहीं बोलिएगा कि नहीं पढ़ाएं। तो देखिए, इनको याद एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार पैनी निगाहें इन पे भी रहनी चाहिए। लोहागढ़, पालूनगढ़, हजारीबाग, सिंहगढ़, मानगढ़, सुरगुमगढ़, कैसलगढ़, या फिर आपका इनका परिवर्तित नाम पूछ देगा। ये पूछ देगा कि लोहरदगा का पुराना नाम क्या था, तो ये क्या था? लोहागढ़। पलामू का क्या था? तो वो था पालूनगढ़, ठीक है। तो आइए, इनका 7 परगना, तो हम लोग 7 गढ़ तो देख लिए, अब देखते हैं 21 परगना। पहला इनका जो परगना था वो ओमदंडा, सुरगुजा, गिरगा, बिरना, बेलसिंह, खरसिंह, कोरिया, दोईसा, दोईसा इम्पोर्टेंट बहुत, जसपुर, बिरवा, सोनपुर, तमाड़, उदयपुर, पोरहाट, खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादर, लोहारडी, बोनाई और चंग मंगलकर, ठीक है। इतना इनका, ये तो हम लोग पहले 7 गढ़ देखे, और ये 21 क्या हैं इनके? तो ये हैं परगना, ठीक। ये क्या है आपके? परगना। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक। अब आगे चलते हैं। यह राज्य अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा जो कौन थे? वो मदरा मुंडा थे। और प्रथम राजा अगर पूछा जाए तो प्रथम राजा कौन थे? बताइए कौन थे? तो देखिए, मैंने यहाँ बताया ना, प्रथम राजा कौन थे? तो सुतियापहान थी। इनकी प्रथम राजधानी कौन थी? तो वो सुतियांबे थी, ठीक। और मदरा मुंडा, देखिए, मदरा मुंडा ने ही मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत की थी। मुड़मा जतरा मेला आप लोग सुने हैं ना, आदिवासियों का सबसे बड़ा जतरा है। उराव और संथाली जनजाति का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संगम होता है यहाँ पर, और ये मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत यहीं पर हुई थी। इन्होंने, किनका श्रेय किनको जाता है शुरुआत करने का? तो वो जाता है मदरा मुंडा जी को। अब देखिए, छोटा नागपुर खास का नागवंश। अब हम लोग कहाँ पे आ गए? नागवंश में आ गए, ठीक है। 7 गढ़ 21 परगने में विभाजित था सुतिया नागखंड। देखिए, अब क्या है कि मुंडाओं का तो उतना ज़्यादा चला नहीं, मतलब उनका जो भी था, मदरा मुंडा उनके अंतिम राजा बने और मुंडाओं के शासन का समाप्ति हुआ, है ना। मुंडा का जैसे देखिए, अब कोई राज्य है, उस राज्य का समाप्ति होगा तो ही तो नया राज्य बनेगा ना। तो इनका क्या होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ, इनका क्या हुआ? तो ये हो गया समाप्ति, ठीक। उनके बाद किनकी स्थापना होती है? तो वो होती है नागवंश की, ठीक। नागवंश में ये देखते हैं, फनी मुकुट राय, है ना। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना पहला राज्य स्थापित किया गया, यानी कि मुंडा राजाओं का शासन का समाप्ति हो गया। उसके बाद में नागवंश द्वारा छोटा नागपुर खास राज्य की स्थापना हुई। यह मुख्यतः उत्तरी और दक्षिणी नागपुर में विस्तृत था, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में ये विख्यात था। कहाँ था? उत्तरी और दक्षिणी में, ठीक है, भूलिएगा नहीं।
ये स्थापित था। ठीक है, अब देखिए, अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, वहाँ पर भी सुतियांबे ही राजधानी था। अभी तक मुंडाओं का भी राजधानी कहाँ रहा? सुतियांबे। और अभी नागवंशियों का जब संस्थापक हुआ, वहाँ उन लोगों ने भी कहाँ रखा? सुतियांबे को ही अपना राजधानी बनाए रखा। ठीक है, जे रीड के अनुसार, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, वरना दिक्कत होगा आप लोगों को। जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक, फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग व वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती देवी का पुत्र थे। यानी कि फनी मुकुट राय अगर पूछा जाए तो ये इनको आदि पुरुष का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? तो आदि पुरुष भी है, अन्य नाम। और ये किनके पुत्र थे? तो ये पुंडरीक नाग और वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती के पुत्र थे। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित था। यानी कि देखिए, ये हमारा झारखंड है। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा जेएच है, तो इसका पूर्व में कौन सा राज्य है जी? तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, मान के चलिए ना, इधर कहीं भी इनका वो होगा। तो देखिए, फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य नागवंशी के पूर्व में स्थित था, जिनके राजघराने में हुआ था। पंचेत गोवंशी राज्य था, जिनका राज्य चिन्ह कपिला गाय का पुच्छ था। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फनी मुकुट ने पंचेत राजा की मदद से क्योंझर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित थे उनको पराजित किया था। क्योंझर राज्य है ना, क्योंझर जो राज्य है वो किस अभी वर्तमान के जो झारखंड है या फिर वर्तमान की जो स्थिति है उनमें ये क्योंझर कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में है। ठीक, ये उड़ीसा में स्थित है और ये लिटरली झारखंड के दक्षिण में भी स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फनी मुकुट का राज्य 66 परगनाओं में विभाजित था। उनका आप लोग देखें कि मतलब मुंडा राजाओं का कितना परगना था? तो 7 गढ़ और 21 परगना। ठीक है, और ये नागवंशियों का जब शासन आया, नागवंशी शासन, उस समय इनका फनी मुकुट राय का जो परगना कितना विभाजित था? तो ये राज्य 66 परगनाओं में विभाजित था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया तथा वहां पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने ही ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। यानी कि ठाकुरबाड़ी जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने ही की थी और सूर्य मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। यानी कि कहाँ पे करवाए थे ये? तो सुतियांबे में करवाए थे। ठीक, फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया था। आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव ना बेलकुप्पी गांव को अपना दीवान बनाए थे। यानी कि देखिए, ये जो फनी मुकुट राय थे ये क्या किए? अपना नागवंश का जो जब स्थापना करते हैं उस टाइम क्या करते हैं ना कि ये जो गैर आदिवासी हैं उनको भी अपने राज्य में स्थापना मतलब आश्रय देते हैं। यानी कि अपने राज्य में रहने का अलाउ करते हैं। और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासी कौन थे? तो भवराय श्रीवास्तव, जो कि कौन से गाँव से रिलेट करते थे? तो वो थे बेलकुप्पी गाँव को अपना दीवान बनाए। यानी कि ये भावराय श्रीवास्तव हैं, ये किनके दीवान बने? तो फनी मुकुट राय जी के दीवान बने। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की स्थापना की थी। बागदेव सिंह हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो इनको पढ़ेंगे हम लोग रामगढ़ राज्य में। ठीक है, बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी थी। ठीक है, फनी मुकुट के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पनाथ शाह शासक बने। देखिए, इससे पहले इसको यहाँ देखते हैं। प्रमुख नागवंशी शासक पहला थे फनी मुकुट राय, देन मुकुट राय, देन घट राय, देन मदन राय, देन प्रताप राय। उसके बाद में कौन थे? दर्पनाथ शाह। ठीक, ये आपके प्रमुख नागवंशी शासक थे।
कौन थे? फनी मुकुट राय। देखिए नाग का फन में क्या रहता है? मतलब नाग का फन हुआ तो फनी मुकुट राय है ना। फन नाग का धीरे 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 वो क्या हो गया, सांप बूढ़ा हो गया तो उसका मुकुट हट गया, ठीक है। मुकुट क्या हो गया, घट गया, घट के क्या हो गया, बदन पे आ गया, बदन से याद रखिएगा मदन, मदन से आ गया तो उसको उसका भाई कौन था, प्रताप, मतलब तो ये ट्रिक है, इसको भाई लिटरली मत मान लीजिएगा, ठीक है ना। मदन से हो गया इसको प्रताप, प्रताप होने के बाद इसका दर्पण हो जाता है, ठीक है। अर्पण बोले या दर्पण बोले, इसको एक छोटा सा मतलब फनी वे के नाम में याद रख लीजिएगा। इसको मैंने बस फनी वे के तरीके से बनाया कि ये आप लोगों को याद रह पाए, ठीक। फनी मुकुट, फनी मुकुट, देन मुकुट, फनी हट गया, मुकुट घट गया तो घट, फिर ये आ गया मदन, देन आ गया प्रताप, देन आ गया दर्प, ठीक। फनी मुकुट, फनी मुकुट, मुकुट, घट, मदन, प्रताप, दर्पनाथ, ये सब याद रखिएगा, ठीक। नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को बोला जाता है, ठीक। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्पनाथ शाह बने, ठीक है। अभी जो यहाँ पे था वही है। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। देखिए प्रताप राय जो थे वो अपनी राजधानी कहाँ की है, सुतियांबे से चुटिया की ना, जो तथा काशी के लोगों तक को चुटिया में बसाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये भीमकर्ण, भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, है ना। देखिए सब लोग तो वहाँ दिख रहे थे, हम लोग कर्ण उपयोग कर रहे थे, तो ये भीमकर्ण यानी कि राय के स्थान पे क्या किए, ये कर्ण कर लिए, यानी कि सॉरी ये वो राय था, यहाँ पे ये कर्ण का उपाधि ले लेते हैं। कलचुरी वंश के लक्ष्मी कर्ण पर प्रभुत्व के बाद, यानी कि जैसे ये कलचुरी वंश के लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव में आते हैं, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब राय के स्थान पे इन्होंने अपना सरनेम क्या रखा, तो वो रखा कर्ण, ठीक है। वही बताया मैंने। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल वंश हेहियसी रक्सेल ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेनाओं के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है ना। बरवा की लड़ाई पूछा जाएगा किन के बीच हुआ था, तो ये रक्सेल राजा के बीच हुआ था और भीमकर्ण के बीच में हुआ था। भीमकर्ण ने सुरगुजा के हेहिया वंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। अब भीमकर्ण क्या करते हैं, यहाँ जीत जाते हैं। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा तथा बरवा तथा पलामू का टोरी वर्तमान समय में लातेहार जिला में जो स्थित है, और ये वही टोरी है जहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है, पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। देखिए ये क्या होता है ना कि भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल वंश के राजा हेहेय वंशी रक्सेल, है ना, 12,000 घुड़सवार तथा विशाल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण करता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम जाना जाता है बरवा की लड़ाई। और भीमकर्ण क्या करता है ना कि सरगुजा के जो हेहेय वंशी रक्सेल राजा थे उनको ये लड़ाई लड़ता है, और ये भीमकर्ण विनर होता है, यानी कि जीतता है। इस विजय के बाद क्या करता है, भीमकर्ण ने रक्सेलों को पूरी तरीके से लूट लेता है। वह बरवा तथा पलामू के टोरी, यानी कि बरवा और पलामू का टोरी, ये बरवा आज भी जगह है, ठीक है, गढ़वा में ही पड़ता है ये बरवा, और पलामू का जो टोरी है वर्तमान समय में लातेहार जिला में स्थित है, वहाँ पे वो कब्जा कर लिया। और इस लड़ाई में क्या करता है, भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक। कर्ण की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो भीमकर्ण था। देखिए इसके आगे देखते हैं। इस लड़ाई के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य
की सीमा तक विस्तारित हो गया। यानी कि अब देखिए ये क्या किया कि बरवा और टोरी वाले क्षेत्र को भी जीत लिया। तो इसका नागवंशी का जो राज्य का जो सीमा विस्तार हो गया यानी कि बढ़ा, वो गढ़वाल राज्य तक बढ़ा। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। नागवंशी राज्य की राजधानी चूटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम शासक से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दिया। अब देखिए पहले हम लोग कहाँ देख चुके थे कि पहले शुरुआत से करते हैं, ठीक है। मुंडाओं की राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे। फनी मुकुट राय भी अपनी राजधानी कहाँ रखे? तो सुतियांबे, ठीक है। प्रताप राय आए, वो सुतियांबे से कहाँ किए? चूटिया किए, ठीक। अब देखिए नागवंशी राज्य की राजधानी चूटिया से अब बंगाल पर आक्रमण करने वाले जितना भी आने लगा तुर्क आक्रमणकारी इसी मार्ग से आया। तो यहाँ पे क्या था ना कि इनका जो राज्य था, वो राजधानी था, वो काफ़ी ज़्यादा सामने हो जाता था। उसके बाद में क्या किए ना कि इनके बोले कि नहीं, हमको अपना राजधानी जो है वो चूटिया से कोखरा स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। वो कब किए थे? तो 1122 ईस्वी में किए थे। तो देखिए ये कहाँ पे कर दिए? तो अपनी राजधानी को चूटिया से बदलकर खुखरा कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं हाँ शिवदास कर्ण, है ना, 1367 से 1389 तक। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने हापामुनि मंदिर यानी कि घाघरा गुमला में जो स्थित है में सियानाथ देव के हाथ 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में गजघंट राय ने करवाया था। यानी कि शिवदास कर्ण जो थे वो एक प्रमुख शासक हुए। और हापामुनि मंदिर जो है वो घाघरा गुमला में स्थापित थे। वहाँ पे सियादेव नाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाए। जो कि इस मंदिर का अगर पूछा जाएगा कि निर्माण किसने करवाया था तो वो 9वीं ईस्वी में गजघंट राय करवाए थे, ठीक है। अब देखिए प्रतापगढ़ 1451 से 1469। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राजा घटवार राज्यों के विद्रोह से त्रस्त था। जब हम लोग मध्य भारत पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग घटवार विद्रोह का मतलब थोड़ा सा डिस्कस किए थे ना, तो वही है। प्रताप कर्ण के समय में ये काफ़ी हुआ था, त्रस्त हुए थे ये ज़्यादा। इस समय तमाड़ के राजाओं ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया था। इस समय क्या किया था कि तमाड़ का जो राजा था, नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ में क्या करता है? प्रतापगढ़ को किला में बंदी बना लेता है। प्रतापगढ़ को इस किले से मुक्ति पाने हेतु खेरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी। यानी कि इसी जो खरवार राज्य से मतलब घटवारों के साथ इन लोगों के विद्रोह में त्रस्त हो गया। इस समय तमाड़ के राजा क्या करता है? नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरा में प्रतापकर्ण को क्या करता है? किले में ही वो बंदी बना लेता है। और इस बंदी से मुक्ति पाने के लिए खेरागढ़ के खरवार राजा बागदेव से इनकी सहायता लेनी पड़ती है। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला था। यानी कि देखिए बागदेव में जो तमाड़ का राजा था जो इनको बंदी बनाया था, उनसे बागदेव आकर के लड़ते हैं, है ना, और उनको हरा देते हैं तमाड़ के राजा को बागदेव जी, जो कौन थे? खैरागढ़ के खरवार राजा थे, जिनके परिणाम स्वरूप इनको क्या मिलता है? तो कर्णपुरा का क्षेत्र जो इनको पुरस्कार के रूप में मिलता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्षत्रकर्ण 1469 से 1496 तक। क्षत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। यानी कि क्षत्रकर्ण कौन था? तो लोधी वंश के समकालीन प्रतापी नागवंश था। वहाँ पे हम लोग पीछे भी देखें, है ना। और क्षत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। देखिए क्षत्रकर्ण के काल में ही क्या होती? विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई थी। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर
बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया है। देखिए, यहाँ पर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो कहाँ स्थापित हुई, तो कोराम्बे में स्थापित हुई। ठीक है, इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के जो प्रख्यात वैष्णव संत थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु है ना, इनका नाम सुने हैं ना। हाँ, तो देखिए वैष्णव संत थे ये। ठीक, वैष्णव संप्रदाय कौन होते हैं, जो कि भगवान विष्णु की काफ़ी पूजा पाठ करते हैं। इस समय 16वीं शताब्दी में आरंभ में पंच परगना क्षेत्र, हमारा पंच रांची के पंच परगना क्षेत्र आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं, है ना। मेरे से ज़्यादा आप लोग पंच परगनिया मतलब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा पता है मेरे से ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकारों का वर्णन किया था। ठीक, चैतन्य चरितामृत के अनुसार झारखंड चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना में कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। बहुत जगह देखिएगा ठाकुरबाड़ी का नाम आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, है ना, ठाकुरबाड़ी। तो इन लोग क्या किए, संथाल परगना के क्षेत्र में कई गांवों में इन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया, यानी कि यहाँ देखिए ये लोग क्या किए थे, वैष्णव संत थे चैतन्य महाप्रभु जी, है ना। इनकी बुक्स भी आती है, और ये क्या किए, झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार भी किए। और संथाल परगना के कई गांव में इन्होंने क्या किया, ठाकुरबाड़ी में की स्थापना की। और अगर इनका पूछा जाए, चैतन्य चरितामृत में झारखंड का भौगोलिक आकार का वर्णन भी किए थे। और ये 16वीं सदी में कहाँ रुके थे, तो पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये है रामसा, 1690 से 1775। रामसा बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। ठीक है, इन्होंने नवरत्नगढ़ में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने रीवा के राजा से युद्ध समझौता किया। इनके पुत्री अनिनाथ शाह का विवाह रीवा की राजकुमारी के साथ हुआ था। यानी कि देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी थी कि अगर मान के चलिए युद्ध होती है, ठीक है, राम शाह, देखिए इसको पहले समझते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम कौन थे, कमेंट कीजिएगा। तो इन्होंने नवरत्नगढ़ में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, कौन करवाते हैं, तो राम शाह कराते हैं। इन्होंने रीवा के राजा से युद्ध व समझौता किया था। इनके पुत्र अनिनाथ का विवाह रीवा की राजकुमारी के साथ हुआ था। देखिए, पहले ज़माने में ये चीज़ होता था कि अगर मान के चलिए आप युद्ध में हार जा रहे हैं और आपकी बेटी कुंवारी है या आपका बेटा कुंवारा है, तो उन दोनों के साथ में एक दूसरे के वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वैवाहिक संबंध। ठीक है, अब देखिए इनसे क्या फ़ायदा हुआ कि नवरत्नगढ़ और रीवा के बीच में क्या हो गया, ये संबंध जुड़ गया। अब ना तो नवरत्नगढ़ यहाँ पे आक्रमण करेगा रीवा पे, ना ही रीवा का जो राजा है वो नवरत्नगढ़ में आक्रमण करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के बीच में वैवाहिक संबंध बन चुका है। ठीक है, और ये लोग आपस में संबंधी बन चुके हैं। अब देखिए दुर्जन साल, कल के परसों की क्लास में, कल तो नहीं हुई थी क्लास, लेकिन कल के क्लास में मैंने बताया था ना कि दुर्जन साल को बताइए तो कब से कब तक इनको 12 वर्ष की जो सज़ा मिली थी, ठीक है, वो कब से कब तक मिली थी। इनका आंसर, हर किसी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, मस्ती करते हैं, कभी बताते नहीं हैं इसका आंसर। पिछले भी क्वेश्चंस का आप लोगों ने आंसर नहीं करी थी। दुर्जन शाह 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले पर जहांगीर द्वारा बंदी रहा। तो ये 12 वर्ष कितने से कितने ईस्वी तक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये क्या है, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और सबको आंसर करनी है। हीरे की अच्छी परख होने के कारण इसे जहांगीर द्वारा शाह की पदवी दी गई थी। यानी कि देखिए इनके साथ हुआ क्या था ये बताइए। इनको मैंने बताया था ना 1627 में जब मुगल दरबार में जब हीरा का विवाद हो जाता है तो इनको दुर्जन साल को मतलब इनको बुलाया जाता है। ठीक है, और ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। ठीक है,
जहांगीर के दरबार में आती है और हीरे का बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था। और ये बहुत अच्छे दुर्जनशाल कौन थे, तो हीरे के पारखी थे। हीरे के पारखी होने के साथ साथ इन्होंने 12 वर्ष तक ग्वालियर का किला में इनको बंद रखा। वो आते हैं, हीरा परखते हैं, उनको सही गलत की अच्छी नॉलेज होती है, जिससे खुश होकर के जहांगीर क्या करता है, इनको शाह की पदवी देता है। और दुर्जनशाल ही क्या करवाते, इन्होंने नवरत्नगढ़ का किले का निर्माण कराया था। ठीक है, इन्होंने क्या निर्माण कराया, तो नवरत्नगढ़ का किला। अब देखिए, अब क्या है, एनीनाथ शाहदेव। एनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के राजा थे। इन्होंने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण कराया था। इन्होंने ही हटिया बाजार की स्थापना की थी। आज जो हम लोग हटिया बाजार जो घूमते हैं, इन्होंने इनका स्थापना करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो एनीनाथ शाहदेव को। और 1691 में जो जगन्नाथ मंदिर जो है रांची में, आज यहाँ पर मेला कब लगता है जी, आषाढ़ द्वितीया में लगता है ना। हाँ, आषाढ़ द्वितीया में जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मेला लगता है। वो इनका मंदिर का निर्माण कब करवाए थे, तो 1691 में। कौन करवाए थे, तो एनीनाथ शाहदेव। ये कहाँ थे, तो बड़कागढ़ के राजा थे। हम देखिए, यदुनाथ शाह, यह राम शाह के बाद नागवंशी शासक बना। ठीक है, ये राम शाह के बाद क्या बोलते हैं, ये नागवंशी शासक बनता है। यानी कि 1690 से 1715 तक आपका राम शाह रहता है। उसके बाद में यदुनाथ शाह आते हैं 1715 से 24 तक। ठीक है, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फर्रुखसियर के समकालीन था। ठीक है, ये मुगल शासक कौन, फर्रुखसियर के समकालीन थे। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये का मालगुजारी देना स्वीकार किया। यानी कि होता क्या है ना, कि पहले के जो सूबेदार जो इनको नियुक्त किया जाता था, वो क्या करते थे कि राज्य में आकर के आक्रमण करते थे। और मान के चलिए ये किसी कारणवश ये हार जाते हैं, और इनके साथ भी यही हुआ था कि ये हार जाते हैं, और यदुनाथ शाह क्या करते हैं, 1 लाख रुपये की मालगुजारी देना स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। ठीक है, ये कहाँ की है, दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर देते हैं। महारत चेरो साहबाद। ठीक है, शेरशाह सूरी ने खवास खां को आक्रमण हेतु भेजा 4000 घोड़ों के साथ। फिर यहाँ पर चौसा की लड़ाई हुई, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में आक्रमण होता है। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने महारत चेरो को हराता है और श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी प्राप्त करता है। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में बता चुके थे। और शेरशाह सूरी जो रहता है उनका, ये खवास खां कौन रहता है बताइए, तो ये रहता है उनका सेनापति रहता है। ठीक है, 1719 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़, जो रामगढ़ राज्य से संबंधित है, की सहायता से चेरो राजा रंजीत सिंह ने टोरी पर कब्जा कर लिया तथा 1722 तक शासन किया। ठीक है, इनका तो ये शासनकाल यहीं तक खत्म हो चुका था। ठीक, यदुनाथ शाह जी का। अब है आपका शिवनाथ शाह। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओपन है कमेंट सेक्शन। 1724 से 1733 तक कौन किए, तो शिवनाथ शाह। यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। यानी कि यदुनाथ शाह का पुत्र कौन बना, तो ये शिवनाथ शाह बना, जो करके अपना राजपाट संभालता है। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। बिहार का सूबेदार कौन था, फर्रुखदौला है ना, यहाँ पे आक्रमण करता है। उस समय यहाँ का शासक कौन होता है, तो शिवनाथ शाह होता है। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फर्रुखदौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। 1 मिनट रुकिएगा, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगी।
अगेन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्रुखदौला यहाँ पे आकर के आक्रमण करते हैं, जो कि कौन थे? बिहार के सूबेदार थे, ठीक है। और 12,000 रुपया मालगुजारी देना स्वीकार करते हैं। अब इनका आते हैं यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह का बेटा शिवनाथ शाह, शिवनाथ शाह का बेटा उदयनाथ शाह, ठीक है। जो कि इनका शासन काल का क्रम क्या रहा? 1733 से 1740 तक। यह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। ये कौन थे? शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलीवर्दी खान था, ठीक। अलीवर्दी खान, इनका नाम सुने हैं ना। टेकरी ने जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह ने अलीवर्दी खां को वार्षिक मालगुजारी वसूलता था, ठीक। टिकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा बता चुकी थी। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी रातूगढ़। इनके आगे देखते हैं। श्याम सुंदर शाह 1740 से 1745, यानी कि ये 5 साल की है, ठीक। यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड पर कई बार प्रयोग किया, ठीक है। यानी कि श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में क्या होता है कि बंगाल पर आक्रमण करने के लिए मराठा जो हैं वो झारखंड का प्रयोग कई बार कर चुके थे। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खान ने इन्हें खदेड़ दिया। यानी कि भास्कर राव पंडित जो है वो झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण करता है, लेकिन ये अलीवर्दी खां जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। यहाँ के सूबेदार रहते हैं तत्कालीन, जो इन लोग को वहाँ से भगा देते हैं, ठीक। 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। पर इसकी शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामना गांव से होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुनाथ जी भोसले मानभूम धनबाद से होकर अपने राज्य लौट गया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। 1743 में क्या करता है कि मराठा रघु जी भोसले जो है वो बंगाल पर आक्रमण करता है, ठीक है। और इसकी जो शिकायत है अलीवर्दी खां, जो क्या किया था कि भास्कर राव पंडित को जो झारखंड से होते हुए बंगाल पर आक्रमण किया था, इनको ये खदेड़ा था, ठीक। ये अलीवर्दी खां क्या करता है कि मराठा जो पेशवा बालाजी राव हैं इनसे शिकायत करता है कि ये आपका जो मराठा रघु जी भोसले है वो यहाँ पे आक्रमण करने आया है। इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुनाथ भोसले, यानी कि जैसे बालाजी पेशवा ये मतलब आते हैं, ठीक है, वामना गांव होते बंगाल पहुंचे, तो इनका रघुनाथ जी भोसले जो है रघु जी भोसले वो धनबाद होकर अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। देखिए, मराठाओं पर बार बार बंगाल का आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगल का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। देखिए, मुगलों का और आपका देखिए 1717 के बाद में तो पूरी आपका मुगल क्या होता है, पूरी खोखला हो जाता है। जैसे औरंगजेब का शासनकाल जैसे ख़त्म होता है और औरंगजेब का मृत्यु जैसे हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे तो मुगल काल भी समाप्त होने लगता है। उसके बाद में कौन आते हैं? अंग्रेज आएंगे। तो अंग्रेज आने से पहले यहाँ पे कौन ज़्यादा प्रचंड होता है? तो वो होता है आपका मराठा। तो मराठा बार बार बंगाल में आक्रमण करने लगा, जिससे क्या होता है ना कि झारखंड में मुगल जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और जिससे मुगल बहुत खोखला हो चुका था। 31 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के बीच एक समझौता हुई। उस समझौता के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। यानी कि जिस क्षेत्र से होकर के ये गया था उसी क्षेत्र में इसका प्रभाव स्थापित हो गया।
1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट किया। यानी कि देखिए अभी भी ये रघुजी भोसले जो हैं उनका नज़र कहाँ पर है, तो बंगाल में है। ठीक है। कालांतर में मराठों ने नागपुर, खास पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों में जमकर शोषण किया। मराठा लोग भी कम नहीं था, ये लोग भी काफ़ी शोषण किया हम लोगों को आकर के यहाँ पर। छोटा नागपुर को भी किया, मतलब मानभूम को भी किया, और पालनगढ़ को भी किया। पालनगढ़ बोले तो पलामू। ठीक, देखिए अब ये नागवंशी शासक जो हैं एक मैं और थोड़ा कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये यहीं तक समाप्त हो चुका है, लेकिन एक राजा और हुए। ठीक है, यहाँ पर प्रताप उदयनाथ शाहदेव है ना, इनका नागवंश का जो राजधानी है, एक ये इनसे पहले है। ठीक है, यानी कि ये आपका श्याम सुंदर शाह के बाद 1745 के बाद में एक हुआ कौन, प्रताप उदयनाथ शाहदेव। ओके, ये कब से कब तक होते हैं, तो 1872 से 1950 तक। इन्होंने पालकोट भौरों से अपना राजधानी कहाँ स्थापित करते हैं, तो वो रातूगढ़ स्थापित करते हैं। रातूगढ़, अगर बोला जाए नागवंश का अंतिम राजधानी कौन है, तो वो है रातूगढ़। और इनको स्थापित कौन किए थे, तो उदयनाथ शाहदेव किए थे। ठीक, और उन्होंने क्या किया था कि रातू पैलेस का निर्माण भी करवाया था। उदयनाथ शाहदेव क्या क्या किए, तो ये किए रातूगढ़ को अंतिम राजधानी बनाए, जो कि नागवंशी का भी अंतिम राजधानी ही रहा ये, और रातू पैलेस का निर्माण करवाएं। और इनका सार्वजनिक जो काम के लिए, जो विशिष्ट योगदान के लिए इनको क्या, कौन सा अवार्ड दिया गया, तो केसर-ए-हिंद। ठीक है, ये दिया गया था। ठीक, इसके शासनकाल में झारखंड पर सर्वप्रथम थे हम लोग थे कि प्रताप उदयनाथ शाहदेव 1872 से 1950 तक में थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने प्रताप उदयनाथ शाहदेव, ठीक है, ओके, यहाँ ये हो गए। ये 3 काम के लिए काफ़ी फेमस हुए। देखिए रातूगढ़, ये रातूगढ़ को अपनी राजधानी हस्तांतरित करते हैं कहाँ से, पालकोट भौरों से। पालकोट भौरों से स्थानांतरित करते हैं रातूगढ़। ठीक है, और दूसरा रातू पैलेस बनाते हैं। और इनको यही मतलब इतना सामाजिक विशिष्ट योगदान देने के लिए इनको कौन सा अवार्ड से नवाजा जाता है, तो ये है केसर-ए-हिंद। ओके, यह केसर-ए-हिंद पदक से भी सम्मानित किया गया। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, सर्वप्रथम मराठाओं का आक्रमण हुआ था। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासक अन्य तथ्य। 1498 में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राज के खैरागढ़ के लक्ष्मी राजनिधि करने की सहायता से मुक्त कराया गया। ठीक है, अगेन देखेंगे। शरणनाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ठीक, अगर पूछा जाए कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किनके कार्यकाल में हुआ था नागवंशियों के, तो वो था शरणनाथ शाह। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज रामशाह के चौथे पुत्र थे। रामशाह के कौन से पुत्र थे एनीनाथ शाहदेव, तो वो चौथे थे। उन्होंने अपनी राजधानी दौसा से स्वर्णरेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में स्थापित की थी।
नागवंशी शासक एनीनाथ सहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का स्थापना का निर्माण करवाए थे। ठीक है। और हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने बसाया था, अभी भी मैंने बताया। ठाकुर एनीनाथ की 5 पत्नियां थी, है ना, तथा 21 पुत्र थे, जिनका उल्लेख नागवंशी वंशावलियों में भी किया गया है। नागवंशी शासक मणिनाथ ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। देखिए, ठाकुर एनीनाथ शाह अगर बोला जाएगा तो इनके द्वारा जो मुख्य काम क्या क्या हैं, तो ये रांची का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे, और इनके साथ साथ ये हटिया बाजार का भी बसाने का योगदान था इनका। और इनका कुल 5 पत्नियां थी और 21 पुत्र थे, बाप रे। और इनके ये जो थे नागवंशी शासक मणिनाथ शाह थे, वो सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि स्थानीय जमींदारों का क्या किए थे, दमन किए थे। ठीक है। नागवंशी राज्य की राजधानियाँ। ठीक, नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए राजधानियाँ समय समय पर स्थानांतरित करते रहते थे। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ सुतियांबे है। ठीक है, प्रथम राजधानी सुतियांबे है और रातूगढ़ है। मान के चलिए यहाँ मेरा समथिंग राज्य है, और यहाँ पे कुछ मान के चलिए मेरा हजारीबाग राज्य है। ठीक है, मेरा अपना। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि हजारीबाग झील के पास हम क्या किया, अपना राजधानी स्थापित कर दिए। ठीक, अब क्या हुआ कि राजधानी अपना हम यहाँ पे झील के पास स्थापित कर दिए। अब उधर से क्या किया कि यहाँ हजारीबाग का जिला से चतरा सटा हुआ है, क्या क्या चतरा से इधर आक्रमणकारी घुस गया और झील के पास आकर के लड़ाई करने लगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्थापित करके अपना सुरक्षा को देखते हुए क्या करेंगे, हम स्थापित कर देंगे यहाँ पर कोई न्यू जगह में स्थापित कर दें, जैसे बगोदर साइड स्थापित कर देंगे। वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हमको इजी पड़ जाएगा। तो यही सुरक्षा के क्रम में क्या कहते हैं, ये लोग अपना समय समय पर राजधानी स्थानांतरित करते रहते थे। ठीक, फिर देखिए, नागवंशियों की प्रथम राजधानी अगर पूछेगा तो सुतियांबे, और अंतिम तो रातूगढ़ है। नागवंशी राजधानियों तथा उनके संस्थापक का क्रम निम्न प्रकार से। ठीक, सुतियांबे का जो राजधानी है उसकी स्थापना कौन की थे, तो फनी मुकुट राय, और चूटिया का तो प्रताप राय, और खुखरा तो भीमकर्ण, दोईसा और डोईसा इनका कौन किए थे, दुर्जन साल या फिर दुर्जन शाह। और शाह की पदवी किन्होंने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। क्यों, क्योंकि ये दुर्जन साल जब 12 वर्षों तक ये रहते हैं मध्य प्रदेश का, ये ग्वालियर किले में रहते हैं, उस समय जब ये जहांगीर जब है इनसे हीरे का पारखी जब पारख करवाता है, जब इनको बहुत खुश होता है तो इनको शाह की उपाधि देता है। ठीक है, और आपको बतानी है कि कौन से ईस्वी में दुर्जन साल जो है वो बंदी बने हुए थे, और कितने से कितने ईस्वी तक वो ग्वालियर के किले में रहे। ठीक है, पालकोट इसके संस्थापक कौन थे, तो यदुनाथ शाह। पालकोट भौरो तो जगन्नाथ शाह। रातूगढ़ तो उदयनाथ सहदेव। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट राजधानी है और उनके संस्थापक हैं। ठीक, सुतियांबे, फनी मुकुट राय, चूटिया, प्रताप राय, और खुखरा, भीमकर्ण, और ये क्या थे, प्रथम राजा थे जो भीम राय की जगह में कर्ण रिप्लेस किए थे। ठीक है ना, अपना टाइटल में भीमकर्ण ने जो पहले राजा नागवंशी राजा थे जो अपना टाइटल को राय से कर्ण में एक्सचेंज कर दिए थे। ठीक है, डोईसा ये कौन किए थे, दुर्जन साल या दुर्जन शाह। ठीक है, इनका इतिहास में काफ़ी नाम है। पालकोट की संस्थापक कौन थे, यदुनाथ शाह। पालकोट भौरों के तो जगन्नाथ शाह, और रातूगढ़ के तो उदयनाथ शाह। ठीक है, ये हो गई आपकी नागवंश। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 में पलामू का रक्सेल वंश और चेरू का चेरो वंश। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और जो आप लोगों से क्वेश्चन में क्लास में बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आप लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज इन वीडियो के लिए इतना ही खास रहेगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। #रीस्टार्ट और अपनी पढ़ाई को जितना हो सके उतना धार दीजिए। ठीक, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर करंट का भी PDF चाहिए होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब
पे हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारा कोई न्यू अपडेट आए या न्यू वीडियो आए तो आप लोग टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के तक पहुँचे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को।